हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे, अगर आप में थे जो भी इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ये आज का वीडियो का पार्ट 3 है। और इसमें हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर वाला कॉन्सेप्ट अभी हमारा क्या चल रहा है। तो हम मानेंगे कि हाँ, उस फोर्स की वजह से उस पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। अगर उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट ना हो या हो तो भी वो सारा कुछ हमने डिटेल से बताया कि वर्क कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। वर्क पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, वर्क पॉजिटिव का मतलब एनर्जी उसका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। वर्क नेगेटिव का मतलब क्या हुआ। तो इसी को हम लोग आगे जाकर के रिलेट भी करेंगे कि वर्क डन बाय सिस्टम और ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। ठीक है, आपको सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आप बहुत बेहतरीन फिजिक्स यहाँ से सीख सकते हैं, मेरा प्रॉमिस है। आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कॉपी पेन निकाल के नोट्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कहीं पे भी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा या फिर जो भी होगा वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर अब कहीं फोर्स वेरिएबल हुआ, सर वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कैसे पता है कि सर कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है। देखो, अगर मान लो कहीं फोर्स है कि चलो फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों मान लो सेम तरफ है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, आप बोलोगे सर एफ एस कोस थीटा, बेसिक फॉर्मूला 5 इंटू 2 इंटू कोस 0, और आप बोलोगे सर 10 जूल का वर्क हुआ। कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब लगा पाए देखिए, फोर्स का वैल्यू आपने कांस्टेंट वैल्यू पुट किया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कांस्टेंट था, और एंगल ये कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगर मान लो ये फोर्स वेरिएबल हो, मतलब इसके साथ साथ फोर्स बदले, जैसे जैसे अगर मान लो पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है वैसे वैसे मान लो फोर्स भी बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो फोर्स लग रहा है कहीं पे 2x न्यूटन, मान लो कि 2x न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसा। सर क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो फोर्स कितना लग रहा है, 0 न्यूटन लग रहा है। x का वैल्यू 1 रखोगे तो फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। जब x का वैल्यू 2 मीटर पे आप चले आओगे तो फोर्स उस में कितना लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है। मतलब जैसे जैसे आपका पोजीशन बदल रहा है फोर्स का भी वैल्यू बदल रहा है। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप फोर्स को क्या मानोगे, 0 मानोगे, 2 मानोगे, 4 मानोगे, कैसे मानोगे। 0 मीटर पे 0 रखोगे, फिर अगेन 2 पे 2 एंड तब वर्क निकालोगे, तब भी आपका इस फॉर्मूला से जो वर्क निकालोगे वो सही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं सही नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरत पड़ेगा, इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेशन क्यों आया, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। ठीक है ना, हम डायरेक्टली किसी चीज़ को ऐसे ऐसे जोड़ के मतलब ऐसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ क्यों नहीं देते, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि चलो सर एक बराबर 0 मीटर पे फोर्स 0 हुआ, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मीटर पे सर एक बराबर 1 मीटर पे 2 न्यूटन का फोर्स होगा, 2 + 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर 3 मीटर पे एंड सो ऑन ऐसे। तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, फिर 2 मीटर से और सबको जोड़ करके एक कांस्टेंट नंबर से ऐड करके ऐसे नहीं कर सकते। हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का भी मीनिंग वही है कि चीज़ों को जोड़ना। इंटीग्रेशन दोनों जगह सही है, कांस्टेंट चीज़ को भी जोड़ सकते हैं आप, उससे वेरिएबल चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ये जो दो चीज़ है, दो अपने आप में हर जगह एप्लीकेबल है। बाकी जो हमारा मेथड है, जो अलजेब्राइक मेथड रहता है किसी कांस्टेंट को जोड़ना, ठीक है, तो उसी तरीके से हम किसी वेरिएबल चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं। जब चीज़ें बदल रहा हो, समय के साथ हो या पोजीशन के साथ हो, तो हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल्स आते हैं, अगर हमको जोड़ना होता है, अगर हमको डिवाइड देना होता है, ठीक है, तो 2 टूल्स आते हैं, वो टूल्स आते हैं डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी हमको इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं भी उधर नहीं जाना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का क्यों आया, कैसे आया, उसका यूज़ क्या है। बेसिकली इसी को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता है, तभी इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर ये फोर्स वेरिएबल है और हमको बोलेगा बताओ एक बराबर 0 मीटर से 2 मीटर तक जाने में कितना वर्क किए हम, तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह में जब थे तो अलग अलग फोर्स था, अलग अलग पोजीशन में 0.5 मीटर पे कुछ और होगा, 0.5 मीटर रखोगे 0.8 मीटर, 0.6 मीटर, 1.2 1.1 पे अलग अलग होगा, अलग अलग फोर्स हो रहा है। तो तब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मानते हैं कि चलो हम मानते हैं कि चलो भाई ए से अगर कोई पार्टिकल बी पहुंच रहा है, ठीक है, और इसमें वेरिएबल जो फोर्स जो लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल, मतलब पोजीशन के साथ बदल रहा है, यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ अलग अलग लग रहा है। तो हम क्या मानते हैं कि बहुत छोटा सा चेंज लेते हैं कि चलो यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा ले लिए, ds छोटा सा बोल के छोटा सा लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखना तो भरा ही पड़ेगा आपको दिखने के लिए। ठीक है, अगर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए ds
और बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ उस फोर्स की वजह से, तो मैं उस बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक बहुत छोटा जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें फोर्स मेरा कांस्टेंट ही रहा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बदला। वो जो बदला, बदलने का टेंडेंसी, बदलने का वैल्यू लगभग जीरो के बराबर, मतलब चेंज का वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो, तो उस जगह के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। और हम लिख सकते हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से छोटा सा वर्क होगा, और वो बराबर क्या होगा, फोर्स डॉट डी एस या एफ डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा, जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की वजह से छोटा सा वर्क मिला हमको, लेकिन हमने उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स जो चेंज हो रहा था उसको, उसका चेंज को हमने लगभग जीरो मान लिया, यानी फोर्स उसको मैंने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, सिमिलरली फिर अगला डी एस एलिमेंट कट करेंगे, अगला डी एस एलिमेंट करेंगे, और हम इस तरह से सोन वर्क निकालते जाएंगे। फिर यहाँ का भी लिखेंगे एफ डी एस कोस थीटा, एफ डी एस कोस थीटा, एफ डी एस कोस थीटा। और अगर हमको क्वेश्चन बोलेगा बताओ ए से बी तक जाने में कितना वर्क हुआ, तो ए से बी तक जाने में कितना वर्क होगा, तो सारे एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस को हम लोग जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू एंड सोन करते जाएंगे। ठीक है ना, इन सब तो जोड़ने का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ, तो मेरा हो जाएगा कि डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू जितना है यहाँ से यहाँ तक का जितना वर्क हुआ सारा को उन्होंने जोड़ दिया। तो इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्योंकि इस डी डब्ल्यू का वैल्यू इतना, इस डी डब्ल्यू का वैल्यू इतना, इस सबको जोड़ना पड़ेगा। तो एफ डॉट डी एस, मैं डॉट डी एस लिख रहा हूँ या वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, एफ डॉट डी एस कोस थीटा। ठीक है, कहाँ से कहाँ वर्क कर रहे हो, कहाँ से कहाँ पोजीशन, तो ये आपका पोजीशन बदल रहेगा कि चलो यहाँ पे थे तो यहाँ से मान लो पहले पोजीशन आप S1 में थे, S1 से S2 तक चले गए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या है, तो वहाँ 1 है, तो कुछ भी ना हो फंक्शन में 1 हो तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो वही होगा। क्यों, इंटीग्रेशन का नियम होता है, बेसिक नियम फटाफट बता देते हैं। मान लो कोई एक्स पर पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है, बेसिक इंटीग्रेशन बता दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो पावर है वो पावर 1 से ऐड हो जाता है और 1 से ऐड होकर के डिवाइड हो जाता है, बस इतना याद रखना, साथ में कोई कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, जिसका भी आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन में क्या करोगे, जो भी पावर रहेगा उस पर 1 ऐड कर दोगे और 1 ऐड करके पावर को डिवाइड दे दोगे। ठीक, बेसिक इंटीग्रेशन वही यहाँ पे हम लोग का यूज़ भी हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हो। और 1 का मतलब क्या बोल सकते हो, डब्ल्यू पर पावर 0, किसी भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, किसी पर पावर 0 1 क्यों होता है, सबका बेसिक मीनिंग होता है। मैं अगर चाहूँगा तो सब कुछ डेप्थ से यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। किसी पर भी पावर 0 1 होता है, किसी पर पावर 0, हाथी पर पावर 0 1, घोड़ा पर पावर 0 1, तुम पर पावर 0 1, मेरे ऊपर पावर 0 1, जैसे मान लो डब्ल्यू पर पावर 0 1 क्यों हुआ। अगर आपको उसको सीखना है तो डब्ल्यू पर पावर 0 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू पर पावर 1 -1 लिख सकते हो, उसको 0 ही ना, 2 - 2 कुछ भी कर सकते हो। फिर इसको लिख सकते हो डब्ल्यू पर पावर 1 इंटू डब्ल्यू पर पावर -1, कितना हो जाएगा, एक ही बात है ना, क्योंकि देखो बेस से में तो पावर्स ऐड होगा तो 1 - 1 एक ही बात है कि नहीं। क्या इसको आप ऐसे लिखते हो, तो डब्ल्यू पर पावर 1 इंटू डब्ल्यू पर पावर -1 को 1/W लिख सकते हो, ये कैंसिल होगा, कितना है 1 आया कि नहीं है। तो ये किसी पर पावर भी 0 क्या होता है, 1 होता है। तो खैर इधर आप फटाफट इंटीग्रेशन करोगे इसका। तो अभी हम बताएं जो भी पावर है उस पावर में 1 से ऐड कर दोगे और 1 से ऐड कर डिवाइड कर दोगे, तो यानी डब्ल्यू पर पावर 0 + 1 कितना डब्ल्यू होगा, डिवाइड बाई 0 + 1, तो डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू कितना। आपको इतना बेसिक इंटीग्रेशन आ ही रहा होगा, मैं होप कर रहा हूँ, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, S1 से लेकर S2 तक एफ डॉट डी एस। मैं बार बार एरो नहीं भी लिखूंगा तो समझ आना क्या है, दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। S1 से लेकर S2 तक एफ डॉट डी एस। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन अच्छे से कर लेना कि अगर किसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा वो क्या होगा, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जहाँ से पोजीशन चेंज हो रहा है S1 से लेकर S2 तक। पहले यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि अगर फोर्स जो है वो वेरिएबल भी है और वो 3 डायमेंशनल में है, 2 डायमेंशनल में या 1 डायमेंशनल में। मान लो कि तीनों डायमेंशन में फोर्स है, जैसे मान लो फोर्स है कुछ एक्स में भी है, कुछ वाई में भी है, कुछ जेड भी तरफ है। ठीक है ना, अब देखो ये 5x अगर आप तीनों तरफ होगा तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसका कुछ डायरेक्शन दोगे, वाई वाला का डायरेक्शन दोगे, कोई जरूरी नहीं कुछ भी। अच्छा एक्स की तरफ पता कैसे लगा, इसका वैल्यू से नहीं, यहाँ हो सकता है वाई लिखा हुआ, जेड लिखा हुआ हो। एक्स की तरफ फोर्स है कौन बताएगा, आई बताएगा। वाई की तरफ कौन फोर्स है कौन बताएगा, जेके बताएगा, और ये के और जेड एक्सिस की तरफ भी फोर्स है कौन बताएगा, के बताएगा। कहने का मतलब ये कि फोर्स वेरिएबल भी है और साथ साथ मान लो तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स की तरफ भी कुछ लग रहा है, वाई की तरफ भी कुछ लग रहा है, और ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और जेड की तरफ भी कुछ फोर्स लग रहा है, और समय के साथ या पोजीशन के साथ वेरिएबल भी है। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो जो एक्स की तरफ जो फोर्स है उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जो पोजीशन एक्स में चेंज होगा,
यानी एक्स की तरफ वाला फोर्स का इंटीग्रेशन क्या करोगे, एफ डॉट डी एक्स कर लोगे। वाई की तरफ वाला इंटीग्रेशन क्या करोगे, प्लस एफ डॉट, ये जो एफ हो गया इसका, और डी वाई। जेड की तरफ वाला फोर्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, प्लस एफ डॉट डी जेड कर लोगे। सिंपल है, टोटल वर्क डन बराबर। अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो। किसी का भी पोजिशन वेक्टर अगर हमको तीनों 3D में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस, ये वेक्टर में पढ़ाया जाता है आपको डी जेड के कैप। अब तो जो इसको क्योंकि वर्क डन के लिए आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन में भी डॉट प्रोडक्ट करोगे, जैसे भी करोगे। देखो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हम पहले भी इससे पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग, जब हम लोग वर्क डन कांस्टेंट फोर्स को जैसे निकाल रहे थे, तो सेम को सेम के साथ डॉट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो आई डॉट आई कितना 1 होगा, इसलिए हम लोग जो एफ एक्स जो है, एफ एक्स को डी एक्स के साथ करेंगे। जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, इसलिए जो एफ वाई वाला टर्म है उसको किसके साथ करेंगे, वाई के साथ करेंगे। ठीक है, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग जो एफ जेड वाला टर्म है इसको किसके साथ करेंगे, जेड के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशनल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल में रहेगा तो 2 डायमेंशनल कर सकते हैं, 1 में रहेगा तो 1 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे किसका लिमिट लगाएंगे हम, एक्स एक्सिस का, तो x1 से लेकर मान लो x2 तक गया। यहाँ पे किसका लगाएंगे हम, y का लिमिट लगाएंगे, मान लो y1 से y2 गया। यहाँ पे z का लगाएंगे, मान लो z1 से z2 तक गया। हो सकता है कोई एक ही हो या तीनों में हो, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर फोर्थ वेरिएबल रहा तो पोजीशन के साथ उसका इंटीग्रेशन करना है, और पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है बस उसका लिमिट पुट कर देना है और आराम से फॉरवर्ड आ जाएगा। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। हम एक बात यहाँ पे पॉइंट जोड़ सकता हूँ आपको कि इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए आपको IIT में आया हुआ क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। जेईई मेंस और नीट में कभी कभार क्वेश्चन आया है, तो जो क्वेश्चन कभी कभार भी आया है उसको भी हमको टच करना ही करना है। ठीक है, वर्क निकालने का हमको अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा तो वर्क थ्योरम निकालने का यूज़ होता है, जो आगे पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, और कहीं दफ़ा में कंजर्वेशन वगैरह यूज़ होता है, तो जो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग को एक एक टॉपिक को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी है वो हमसे बनना ही बनना है। और इतना बेसिक से सीखो आप यार कि आप क्वेश्चन का तो मतलब कुछ बचे ही ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट को पहले आप बिल्ड करो अच्छा से। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि देखो जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको उस पर ग्रिप लाना है, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है फोर्स कांस्टेंट है, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फॉर्मूला लगाएगा वर्क का एफ डॉट डी एस, जिसको हम लोग बोलेंगे एफ एच कोस थीटा। एनफ, ध्यान रखना है थीटा किसके बीच एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल। जितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है आपके पास आप बना सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पॉसिबल नहीं कि एक वीडियो में सारा क्वेश्चन करवाया जाए, मैं धीरे धीरे भी हो सकता है कि बाद में अलग प्लेलिस्ट में अलग और तरह का डिफरेंट ऑफ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन डालता रहूँगा। और अभी हम लोग पढ़े क्या, फोर्स अगर वेरिएबल है। अब अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, बस इंटीग्रेशन का ख्याल रखना है। अब किसके स्पीड में इंटीग्रेशन करेंगे, फोर्थ अगर मान लो डिस्प्लेस, यहाँ पे फोर्थ और डिस्प्लेसमेंट का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात है फोर्थ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के साथ ही वेरिएबल करेगा, वेरी होगा। तो हम लोग जिसके साथ वेरी करेगा उसके स्पीड हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर साथ साथ ध्यान रखेंगे वो फोर्स जो है वो क्या 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों में है, तो एक्स वाले का इंटीग्रेशन एक्स के स्पीड में, वाई वाला का वाई के साथ, जेड वाला का जेड एन एफ। आप इतना फटाफट नोट डाउन कर लो। 1-2 क्वेश्चन शुरुआत का आसान आसान रहेगा, फिर हम लोग कुछ नीट का आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेंस का करेंगे, और एक IIT एडवांस में भी आया क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन करके आपको आज इस टॉपिक में पूरा क्लियरिटी ला देंगे। ठीक है, यहाँ तक फटाफट नोट डाउन कर लो। तो आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी देखो, a force of 3 square means 8x plus 508 on a particle and displace it from इतना to इतना, find out what is by this force। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना। देखो ये फोर्स जो है क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल है, जल्दी बताओ कांस्टेंट की वेरिएबल है, वेरिएबल है ना यार। क्यों, तो ये फोर्स क्या है, पोजीशन के साथ अलग अलग पोजीशन में अलग अलग वेरिएबल आएगा, तो एक्स का मीटर रखो तो कुछ और आएगा, वन मीटर रखो तो कुछ और आएगा। पहचानना है फोर्स वेरिएबल, ठीक है ना। और फोर्स के लगने वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेस 1 से लेकर 3 मीटर तक हो रहा है, तो इस पूरे जर्नी में उस पार्टिकल पे इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ वो निकालना है आपको। हमने अभी जिस पढ़ा कि अगर वर्क डन हमको निकालना होगा वेरिएबल फोर्स के द्वारा, तो क्या करना है, उस वेरिएबल फोर्स का पोजीशन के साथ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट के साथ पुट करना है कि पोजीशन में कितना चेंज आया। तो हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। वर्क बराबर एफ डॉट डी एस, एफ कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, किसके स्पीड में करना है, सर आपका डी एस लिखिए, यहाँ पे x है भाई, f हो सकता है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में हो, सिर्फ 5 में, सिर्फ z में, तीनों में या दोनों में, तो अभी सिर्फ x में, तो ds की जगह क्या लिखेंगे, ds लिखेंगे। और कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करा है, 1 से लेके 3 मीटर पर मीटर पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन वाली सब हमको पता है, क्या इंटीग्रेशन में क्या करना है, अभी सिस्टम में है जो 3 करें तो जो भी पावर है उस पावर को 1 से ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3।
माइनस 8 इंटू एक पर पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 से 8 कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 कुछ नहीं है क्या x पर पावर 0 है और x पर पावर 0 प्लस 1 कितना होगा x पर पावर 1 होगा नहीं होगा डिवाइड बाई 1 और लिमिट पुट करना कहाँ से 1 से लेके 3 तक। आपको तो बस ये सब तो पेन में जरूरत पड़ना चाहिए, बस डायरेक्ट देख के फिर आंसर लगाना है, मतलब टिक मारना है और लिमिट पुट करना है। पहले x के लिए 3 पुट करना है फिर 1 पुट करना है, तो जहाँ x के लिए 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 ये हो गया। लोअर लिमिट पुट करेंगे जहाँ x हो गया वहाँ 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने के बाद जहाँ x होगा वहाँ पे लोअर लिमिट, तो x है 1 माइनस 4 इंटू 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 5 इंटू 1 फुल बोला था 27 और 15 कितना हो जाएगा 42 माइनस 36 6 माइनस 5 प्लस 1 6 6 माइनस 4 2 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 कैलकुलेशन देख लेना 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अब फोर्थ कितना 2x i cap plus 3y square j cap x on a particle and displace it from 0,0 to 2 power 4 फाइंड आउट what done। आपको साफ साफ दिख रहा होगा फोर्थ वेरिएबल है, क्यों क्योंकि यहाँ पे अलग पोजीशन में x का अलग दिख रहा है फोर्थ अलग आएगा और साथ साथ में जो फोर्थ है वो दो डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब x और y, मतलब जैसे ये मान लो आपका x से y से है फोर्थ ऐसे लग रहा है और पोजीशन के साथ वेरिएबल है, तो i कैप का मतलब क्या x की तरफ लग रहा है, j कैप का मतलब क्या y की तरफ फोर्थ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और पार्टिकल कहां से कहां चला गया 0,0 से लेकर कुछ मान लो 0,0 हो गया ते 2,4 पे ये पोजीशन होगा 2 और ये 4 यहाँ 2,4 आ गया, पहले पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ था यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स वाला तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यहाँ से आराम से इसका डिस्प्लेसमेंट निकलता, उसके बाद क्या कांस्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एंगल देखते हैं दोनों के बीच कितना एंगल, यहाँ पे फोर्स क्या वेरिएबल का, तो वेरिएबल का ऑर्डर कितना होगा f डॉट ds, ठीक है ना, और लिमिट s1 से लेकर s2 तक। अब आप खुद बताओ अभी जो फोर्स है दोनों तरफ है, x में भी और y में भी है, तो पहले x वाला का इंटीग्रेशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में और x का लिमिट रखेंगे, x कहां से कहां चेंज हो रहा है देखो, पहले 0 में था और बाद में कहां चला 2 में जा रहा है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक प्लस फिर y वाला का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां चेंज हो रहा है 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, फिर z में है ही नहीं फोर्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, f में fx कितना है 2x है, क्या देखो 2x i डॉट dxi where i डॉट i 1 चुका है इसलिए 2x dx डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं सोचना है 0 से लेकर 2 तक प्लस 0 से लेकर 4 तक fi कितना है 3y स्क्वायर और dy, इसका इंटीग्रेशन करना फटाफट 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा x का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर कितना 1 है 1 8 हो जाएगा तो x पर पावर 2 डिवाइड बाय 2 2 से 2 खत्म हो जाएगा, राइट लिखूं x बनेगा x पर पावर प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा y पर पावर 3 डिवाइड बाय 3 3 से 3 खत्म हो जाएगा y पर पावर 3 बनेगा 0 से 4, लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 प्लस 4 यहाँ रखेंगे 4 का क्यूब 64 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4 प्लस 64 68। इस तरह से आप वेरिएबल फोर्स का वर्डन निकाल सकते हैं अगर फोर्स वेरिएबल बात वैसे, बट ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में मैं नहीं मानता हूँ इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन बता दिया जाए क्लास 7 या 9 बच्चा को तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, शायद जो क्वेश्चन आएगा हाँ कभी कभी आ सकता है थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल इसलिए हो जाता है चीज़ें और टफ और सिंपल तो कुछ होता नहीं, सिंपल इसलिए होता है जैसे यहाँ पे लिमिट 1 से 3 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है तो सिंपल देखने में लगता है, लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा ना वो एक बार 1 2 3 नहीं बोलेगा, एक बार 0 to a बोल देगा, a b c में कुछ दे देगा, तो जहाँ पे चीज़ थोड़ा अटपटा सा दिखेगा और स्टूडेंट्स को लगता है कि टफ क्वेश्चन है, हालांकि टफ है ही नहीं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। मैं एक दो क्वेश्चन वैसा लेके आ रहा हूँ जो नीट में आया, जीएमएस में आया और आईआईटी में आया और वेरिएबल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट का, इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन होगा वो मैं लेके आऊँ, जब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आराम से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बैक हो जाइए फिर समझिए वापस से, ठीक है। बेसिक तरीका ये मुझे लगता है उसी बच्चा को समझ में नहीं आएगा जो जिसको बहुत बेसिक वेक्टर जानना होगा, जिसको बहुत बेसिक इंटीग्रेशन जानना होगा, तो उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। अगर वो बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक वेक्टर जानता है तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने के लिए उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन क्या है, अ फोर्थ ए इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, फोर्थ वेरिएबल की कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्थ है यार, देखो एक्स अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग मिलेगा, वाई का अलग वैल्यू पे फोर्स अलग मिलेगा, एक्स ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम 0,0 टू a, 0, ठीक है ना। और इस पार्टिकल को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है 0,0 टू a, 0 और फिर a, 0 से a, a में इस पार्टिकल को पहुँचा रहा है।
इससे जस्ट पहले जो शायद आपको जो वीडियोज़ मिला थोड़ी देर पहले हो सकता है साउंड गड़बड़ हो क्योंकि माइक छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ठीक है। और आप जब कुछ भी सीखते हैं, कुछ चीज़ भी करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन आपके अंदर अगर मोटिवेशन है और आप अगर उस काम से प्यार करते हैं और आपको उसको पाने की अगर ललक होती है तो आप उसको फिर बखूबी अच्छा कर लेते हैं। वैसा ही पढ़ाई है बिल्कुल आपका, स्टार्टिंग में अगर आपको हो सकता है क्वेश्चन प्रॉब्लम करे, ठीक है, तो आप अगर उसमें अपना करियर ढूंढते कि नहीं, अगर आपको इसी पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, कुछ करना, IIT निकालना है, नीट निकालना, जो भी आपका सपना हो, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स तो आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपको उससे जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कभी कुछ गलतियाँ होंगी उनसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है। हाँ, खैर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइनाइट वर्क डन बाय द फोर्स, और सामने आगे लिखा हुआ है ये जो के है ये कांस्टेंट है, और यहाँ की चीज़ें समझ में आ रहा है कि देखो एक पार्टिकल है जो पहले 0,0 में था, 0,0 से 1,0 मतलब कुछ एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वाला शुरुआत वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है, इसके बाद फिर होगा जो जेड होता है पोजिशन। तो पहले ए में गया, 1,0 मतलब एक्स एक्सिस में गया, फिर 1,0 से A, मतलब एक्स में तो और आगे नहीं बढ़ा, ए में ही रहा, लेकिन वाई में ए ऊपर चला गया, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरह से आगे बढ़ा है ना। देखो ये 0,0 में था, तो ये मान लो 1,0 पहले यहाँ पहुँचा, फिर A, मतलब पार्टिकल फाइनली यहाँ पहुँचा। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 0,A पोजीशन होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। खैर, तो हमें निकालना है वर्क डन। अगर कॉन्स्टेंट फोर्स आता तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एंगल देते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन फोर्थ वेरिएबल है तो हमको इंट्यूशन करना पड़ेगा। वर्क डन निकालने के लिए हमको इंट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ एफ एक्स, क्योंकि एक्स वाई दोनों में तो FX dx, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके फाइनली ए तक ही तो है। आप देखो एक्स में ये पहले 0,0 में था, तो कहाँ तक गया, एक्स में कितना आगे गया, यहाँ पे एक्स में कितना गया, 0,A प्लस FY/dy, बट वाई में भी कहाँ तक गया देखो, तो पहले 0,0 से फाइनली कहाँ ऊपर कितना गया, देखो एक्स में भी फाइनली ए ही आ गया और वाई में फाइनली ए ही ऊपर गया। तो लिखने का डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था 0,0 to A, बस नीट है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा JEE मेंस में सेम क्वेश्चन आया, इसके बाद जो JEE मेंस में क्वेश्चन आया सेम क्वेश्चन आया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया और सुंदर सा चेंज किया, उसको भी करते हैं, पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो बराबर FX मतलब क्या, जो I कैप में जो फोर्स है वो एक्स वाला फोर्स हुआ, जो J कैप में जो फोर्स है, बस याद रखना एक्स का मतलब x नहीं, I कैप का मतलब x एक्सिस। तो x एक्सिस कौन सा फोर्स है, KX, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके A तक df। वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स है, KY, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके ए तक। इंटीग्रेशन करेंगे, के तो कांस्टेंट है बोल दिया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पर पावर 1 + 1 x²/2। लिमिट कहाँ से लगाना है आपको, 0 से लेके ए तक लगाना है, प्लस के कांस्टेंट बाहर कर दो कि वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई पर पावर 1 है, 1 + 1 2 / 2, 0 से लेके ए तक। क्या आएगा वैल्यू देखो तो, ए के इंटू ए पर पावर 2 / 2 माइनस एक्स का 0 पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस के इंटू, पहले देखो जो वेरिएबल है पहले अपर लिमिट में क्या है, y है, तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट को अपर लिमिट में क्या a है, तो y के जगह a पुट करोगे तो क्या होगा, A² / 2, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे 0/2, तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, A² / 2 प्लस K² / 2, तो कितना हो गया, 2 एल्सियम होगा 2K² / 2 यानी KA²। कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। बस आपको क्या करना था, एक्स में वाई में दोनों में फोर्स दिया हुआ था, दोनों को इंटीग्रेशन करना था, दोनों का लिमिट पुट करना था और आंसर निकालना था। ये जो स्टेप्स है ये मैंने करा, आपको एग्जाम में इतना स्टेप नहीं करना है, बहुत फास्ट करना है आपको। ये वाला लाइन लिखना है आपको, रिक्वायरमेंट आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको पता है दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, के वाई, के पहले ही बाहर कर दो यार, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2, माइंड में करो, वाई का इंटीग्रेशन y²/2, लिमिट सेम है, दोनों को जोड़ोगे फटाफट आंसर K²। ये ठीक है, आपको स्पीड धीरे धीरे पकड़ेगा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, मजबूत करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया JEE मेंस में, यही क्वेश्चन JEE मेंस में आया। तो भाई JEE मेंस में क्वेश्चन आया, ये में शायद 2011, 12 या 13 के आसपास क्वेश्चन था। 2013 में IIT एडवांस का क्वेश्चन आया, मुझे IIT वाला एग्जैक्ट डेट याद रहता है, JEE मेंस वाला देख लीजिएगा, मतलब आया 11, 12 या 13 के बीच में आया। क्या किया उन्होंने, यहाँ पे जो लगाया माइनस लगा दिया, और यहाँ पे उन्होंने किया KY I कैप, और यहाँ पे किया उन्होंने KX J कैप, ठीक है। यहाँ y लगा दिया और यहाँ x लगा दिया, बाकी सारा कुछ सेम था। हाँ, बाकी सारा कुछ सेम था, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को उतारो जब तक आप लोग। मैं फिर थोड़ा ऑप्शन को भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फोर्स सामने माइनस लगा तो ऑप्शन में भी माइनस आएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन उन्होंने दिया था, -2KA² -KA² -KA²/2
-2ka, ये 4 ऑप्शन दिया था। फिर अगेन हम देख रहे हैं कि फोर्थ वेरिएबल है, देखो तो अलग अलग y का वैल्यू पे अलग अलग मिलेगा, अलग अलग x का वैल्यू फोर्थ अलग अलग मिलेगा, और ये वगैरह वगैरह। फिर वही पोजीशन वैसा ही चेंज हो रहा है 0,02 फाइनली a, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना ये वाला फोर्थ कौन वाला फोर्थ है, fx है कि fi है, ये वाला फोर्थ अभी बताया। आई कैप से तय करेंगे कि x की तरफ फोर्स लग रहा है, जे कैप से तय करेंगे कि y की तरफ फोर्स लग रहा है। एक कंफ्यूजन करने के लिए जेई में थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, और बहुत बच्चा गड़बड़ किया, बहुत बच्चा गड़बड़ किया, आंसर नहीं ला पाया, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं। जो भी आई कैप के साथ लिखा हुआ है वो हुआ एक्स का डायरेक्शन, यानी एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या है के वाई है, और एफ वाई की जगह यहाँ पे क्या है के एक्स, और कुछ भी चेंज नहीं किया। बाकी वर्डन के लिए इंटीग्रेशन करना है भाई आपको, कहाँ भाई एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स को डी एक्स के साथ और एफ वाई वाला को डी वाई के साथ, और यहाँ पे x1 से x2 का लिमिट, तो लिमिट साफ साफ दिख रहा है 0 से लेके a। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स में क्या है के वाई है, हाँ एफ एक्स में क्या है के वाई डी एक्स, बस यही कंफ्यूजन था। और एफ वाई में क्या है, एफ वाई में के इंटू एक्स और डी वाई 0 से लेके a तक, एफ वाई में क्या है के इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो तो y का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में। चलो k तो कॉन्स्टेंट है, k पहले बाहर ले लेता हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से लेकर a तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dy, ठीक है। और अगर मैं एक स्टेप बढ़ाऊँ तो लिमिट अगर सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर सेम ना भी होता तो मैं दोनों को एक साथ लिख सकता था y dx प्लस x dy, और लिमिट कहाँ तक है 0,0 से लेके a, मतलब 0 से लेके a तक भी है और 0 से लेके y तक भी है। अब जरा गौर करो, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है 0 से कोई दिक्कत नहीं। y dx x dy, आप अगर इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़े हो तो डिफरेंशिएशन अगर तुम्हारा अगर आपको ध्यान में आ रहा हो कि दो वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मान लो यू डॉट वी का डिफरेंशिएशन, यू डॉट वी का आप कितने के रिस्पेक्ट में होता था टी वगैरह जिसके रिस्पेक्ट में, क्या करते हो पहला को एडिटिव उतार लेते हो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, मान लो टी रहेगा तो डी वी बाई डी टी, एक्स रहेगा तो डी वी बाई डी एक्स, फिर दूसरे वाले को एडिटिव उतारते हो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन जो भी रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करते हो। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप मान लो एक्स इंटू वाई, एक्स डॉट वाई में लगाओगे एक्स डॉट वाई, तो एक्स को अगर आप एडिटिव उतारोगे वाई वाला का डिफरेंशिएशन करोगे किसी के भी रिस्पेक्ट में टी आर थीटा किसी का डी वाई बाई डी थीटा प्लस वाई वाला को एडिटिव उतारोगे और एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसके बाहर डी लगा दूं तब ना डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में, तो मैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को क्या डी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। देखो तो मुझे तो वैसा ही दिख रहा है कुछ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू 0,02 a क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ या डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई। अब आराम से आपका सॉल्व हो गया क्या, डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन वाई का इंटीग्रेशन, दोनों को बाहर, दोनों कांस्टेंट हो गया ना, क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के इंटू एक्स वाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0,02 a, के इंटू यहाँ पे रखिएगा a, फिर y की जगह रखिएगा a, तो क्या आ जाएगा के ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से फोर्स में माइनस भी था, ये सब जगह माइनस भी था ना, माइनस भी था, तो मैंने माइनस को पहले बाहर कर लेता हूँ। चलो माइनस के मैं दोनों से बाहर कर लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ अलग से, और फिर बाद में मैं माइनस को बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस के बाहर रहेगा, माइनस के बाहर रहेगा, और ये माइनस हर जगह बाहर रहेगा, माइनस के स्क्वायर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे किया, ठीक है ना। तो मैं वापस से जब इंटीग्रेशन का सीरीज लाऊंगा तो वहाँ पे बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है आप प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का पढ़ सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि अगर एक्स डी वाई डी एक्स के टर्म में रहेगा तो मैं इसको डी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। अब डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में एक्स वाई को कॉन्स्टेंट बाहर, उसका लिमिट पुट कर दो, एक्स बाहर होगा वाई बाहर होगा, एक्स का लिमिट 0 to a, वाई का लिमिट 0 to a, तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे a डॉट ए, फिर माइनस दो लिमिट भी पुट करोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस दो लिमिट भी पुट कर दो 0.00 ही हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस के स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में है, इससे पहले वाला नीट में है कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, तो हो सकता है किसी बच्चा को इंटीग्रेशन में डाउट हो तो वो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखना है, सारा कुछ एक ही तरफ तो नहीं सिखाया जा सकता है। मैं जितना बताया
वो बताया जा सकता है। अगर आपको और भी डाउट हो रहा है तो मैं इंटीग्रेशन का जो सीरीज लाऊंगा, फिर उस पर आपकी चीज़ें सब क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और इस पर वेरिएबल फोर्थ तक कराना चाहता हूँ, जो IIT 2013 में आया, ठीक है ना, एडवांस में आया, और आप सब ट्राई कीजिएगा ना, यहाँ तक पहले बता लीजिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, IIT 2013 में क्वेश्चन आया। देखो IIT नीट जेई, आपको लगता है नीट में सस्ता क्वेश्चन, जेई में IIT में सब कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप, हाँ ये है कि IIT का मैक्सिमम क्वेश्चन में 2 4 3 मतलब डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम, मतलब बहुत सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक साथ रहता है। तो अगर आप सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाती हो तो क्वेश्चन कर लेती हो। मैं नहीं कहूँगा कि सारा क्वेश्चन ही बहुत ईजी होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो बहुत ही आसान पूछ देता है, और वहाँ पे आप नाम से ही डर जाते हो कि नहीं एडवांस का क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। तो वो खैर बड़ा ईजी चीज़ है, अगर आप कॉन्सेप्ट को मजबूती से पकड़े हुए हो तो सब कुछ ईजी है, वरना कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर बेसिक जब पहला वाला क्वेश्चन था वो भी आपके लिए टफ था। द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल का मास m है बाय अ फोर्स। फोर्स देखो गौर से, फोर्स वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल फोर्स है, x पे y पे, यानी अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फोर्सेस आएगा, अलग अलग पोजीशन में फोर्स का अलग अलग वैल्यू आएगा। इतना फोर्स लग रहा है व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम a, 0 to 0, along a circular path of radius a about origin in xy प्लेन। यानी कि अगर ओरिजिन के अबाउट एक सर्कुलर पाथ बनाया जाए, ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो, a के बराबर हो, इसका रेडियस क्या हो, a के बराबर हो, और कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, a, 0, ये पॉइंट होगा आपका a, 0 to 0, मतलब यहाँ तक लेके जा रहे हैं, 0, यहाँ तक लेके जा रहे हैं। इतना फोर्स लगा करके इस तरह से हम उसको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को विदाउट इंटीग्रेशन पहले हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। विदाउट इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर्कुलर मोशन में एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वजन हमेशा 0 होगा। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, साउंड का हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा होगा खटखट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सुधार होते रहेगा। अब मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इस समय जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ होगा, और फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमेशा वजन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर जो फोर्स दिया हुआ है वो अगर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा दिखता, यानी उसका डायरेक्शन अगर क्या हो, हमेशा हर जगह में रेडियस की तरफ हो, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन हो, तो हम समझ जाएंगे कि हमेशा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा 90 डिग्री ही बनेगा। तो पहले मैं उसी पॉइंट पे ऑब्जर्व करता हूँ, और मुझे दिख रहा था इस क्वेश्चन में कि समथिंग कुछ वैसा ही होने वाला है, वरना अदरवाइज इंटीग्रेशन तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आप लिमिट पुट करोगे, दोनों का इंटीग्रेशन करोगे, जैसे इंटीग्रेशन का नियम सीखा, क्वेश्चन वही आंसर आ जाएगा जो वैसे आना होगा। ठीक है, तो पहले मैं फोर्स लिखता हूँ। फोर्स बराबर क्या है, मैं इन दोनों से ना एक लाइन कम कराने के लिए यहाँ पे नीचे वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ और के को भी बाहर ले लेता हूँ। कॉमन क्या है, x² + y² पर पावर 3/2 मैंने बाहर ले लिया, और बचा यहाँ पे क्या, xi + yj। ठीक है, अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रेडियस के बराबर है, तो यानी कहीं पे भी हम किसी भी जगह में जाएंगे तो ये हमेशा मेरा क्या होगा, ये उसके रेडियस के बराबर होगा, a के बराबर होगा। और मान लो इस जगह में मैं अगर इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ कि ये जो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा, ए वेक्टर किसके बराबर होगा, तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, आप सबको पता होगा। ये वेक्टर क्या होता है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, कुछ इधर और कुछ इसका इधर जाएगा। तो इधर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप, जो इधर में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जे कैप। तो इधर में कितना है आपका, देख सकते हो, इसको क्या बोलोगे, एक्स आई कैप, और ऊपर में जो रहेगा उसको क्या बोलोगे, वाई जे कैप। किसी भी जगह मान लो एक्स को वाई किसी पोजीशन में हो, अगर कहीं भी ले लो आप, इस जगह में, इस जगह में, इस जगह में, किसी भी जगह में, इस जगह में लेकर देख सकते हो। तो मैं कुछ ऐसे वैल्यू, ऐसे जगह पे क्या, जहाँ पे एक्स का भी वैल्यू है, वाई का भी वैल्यू है। तो किसी जगह में ये पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, अगर मान लो एक्स वाई में हो, मतलब एक्स एक्सिस में एक्स मीटर, वाई एक्सिस में वाई मीटर में हो, तो उसको क्या लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड को लिखना चाहूँगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √x² प्लस y²। यानी इस रूट को इस पार लेकर आऊँगा तो क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर बराबर x² प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊँ इस फोर्स को, तो k / x² प्लस y² को आपने क्या बोला, a² बोला, a² पर पावर 3/2 कितना होगा, a का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आप क्या रखोगे, a का स्क्वायर रखोगे, और पावर क्या करोगे, 3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा, a का क्यूब बचेगा। और एक्स आई के प्लस वाई जेड को आप क्या बोलोगे, वेक्टर ए बोलोगे। देखो तो एफ बराबर जो है k/a³, ए का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ठीक है ना। एफ तो उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया कितना होने वाला है, और इसका डायरेक्शन वही ना होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, और वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर है,
किसी भी समय में डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर से अवे। इधर ही आपका एक वेक्टर का भी डायरेक्शन है, और जिस समय में आप x, y पे जो वेक्टर निकाला उस समय में आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना लगता है, कितना मुड़ा है, 90 डिग्री। मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुछ क्वेश्चन इतना ईजी होता है कि जो आप सिर्फ ऑब्जर्व करके बना सकते हो। तो बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा कितना डिग्री है, 90। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बराबर क्या था, एफ एस कोस थीटा बरा, यानी यहाँ पर एफ बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का कितना 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा। IIT में आया क्वेश्चन डायरेक्ट। अदरवाइज किसी को इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन करके बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी जस्ट सीखे हम लोग इंटीग्रेशन करना। क्या आप खुद इंटीग्रेशन करके बनाओ इस क्वेश्चन को, जस्ट 2 क्वेश्चन के वैसा ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है। आपको लिमिट पुट करना है, कहाँ से कहाँ, एक्स एक्सिस में कहाँ से लिमिट पुट करना है, एक्स एक्सिस में गए हम कहाँ से गए, ए से लेकर 0 तक, और वाई में कहाँ से गए, 0 से लेकर ए तक। और एक्स वाला का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे ये वाला एक्स वाला हो जाएगा, ये वाला ये वाई की तरफ है ना, जे के मतलब ये वाई वाला इंटीग्रेशन है, एक्स वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करके वही रिजल्ट आएगा जो आपका ये 0, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद आप खुद से करो इंटीग्रेशन से। तो इस तरह से वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, क्या करके, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन करके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या वर्क, जैसे हम कांस्टेंट फोर्स का निकालना सीख गए, वेरिएबल फोर्स का निकालना सीख गए, और इसके जस्ट बाद जो टॉपिक होने वाला है कि अगर मान लो हमको ग्राफिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको वर्क निकालना होगा, तो किसका ग्राफ रहेगा, क्या आंसर आएगा। देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, और वर्क निकालना होगा तो उसको हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्यों, हमको हमेशा याद रखना होगा, अगर किसी का भी रिजल्ट किसी के इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है तो मैथमेटिकली ग्राफ के फॉर्म में उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसका एरिया को लिखेंगे। ठीक है ना, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा और हमको वर्क निकालना होगा तो उसका एरिया अंडर कर्व जो होगा वही हमको क्या देगा, वर्क देगा। इधर सारा कुछ जो बेसिक पहले सिखाया था, बेसिक मैथ्स में जो सिखाया था कि इंटीग्रेशन करने के बजाय हम ग्राफ को उसका ग्राफ से एरिया निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बजाय उसका ग्राफ से स्लोप निकाल लेते हैं, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको ग्राफिकल फॉर्म में तो क्या करना है, वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ग्राफ हुआ तो आपको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कोई क्वेश्चन मिला अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, एफ एस कोस थीटा करोगे। कोई क्वेश्चन मिला आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट दोनों का करोगे। कोई क्वेश्चन मिला आपको क्या, फोर्स वेरिएबल है, समय के साथ पोजीशन के साथ बदल रहा है, तो उसका कैसे वर्क निकालोगे, इंटीग्रेशन करके निकालोगे। यानी बेसिकली 4 मेथड होगा आपको वर्क निकालने का, एफ डॉट एस, एफ एस कोस थीटा, इंटीग्रेशन फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। तो हमने 3 टॉपिक में 3 कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो ग्राफ्स के द्वारा वर्क निकालने के लिए आएगा, उसके बाद हम लोग एनर्जी में मूव कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, या अगर आपको समझ में आ रहा है, या कुछ अगर मुश्किल भी हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिला झिझक बता सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा एक स्टार्टिंग है तो हो सकता है बहुत सारा कमी रहा हो, बोलने का स्पीड वगैरह अगर कुछ भी है तो कम्युनिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है वो आप बता सकते हैं। और डेली एक वीडियो अपलोड होते रहेगा, और पूरा हम लोग पूरा क्लास 11 क्लास 12 बिफोर 2024 कोशिश रहेगा मेरा कि पूरा सिलेबस हम थोड़ा सा कंप्लीट करवा दें। तो जितना आपसे पॉसिबल हो पाएगा वो मैं पूरा फिजिक्स का करवाऊंगा। और इसी चैनल में आपका कुछ ही दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर बायोलॉजी वाला भी टॉपिक सारा स्टार्ट होगा, जो बायोलॉजी का क्विक रिवीजन होगा, जो नीट का स्कोर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, वो भी होगा। कुछ अगर बोर्ड का बच्चा देखना है, 12th का बच्चा अगर वीडियो को देखना चाहेगा, अगर क्योंकि 11th वाला पोर्शन तो जाहिर सी बात है, 12th जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो तो नहीं देखेगा, तो बोर्ड के लिए भी कुछ वीडियोज़ आएगा जो स्पेसिफिकली CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए या यूपी बोर्ड के लिए वो रहेगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रहा है तो आप आराम से चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और फिर तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन कीजिए। फिर धीरे धीरे हम लोग अगर ऐप वगैरह का डेवलप कर लेंगे तो आपसे फिर डायरेक्टली मिल सकते हैं। लेकिन जो भी लोग जहाँ पे भी वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कुछ कमेंट में जो कमी रह रहा है या फिर आपको कुछ अच्छा लग रहा है या ख़राब भी लग रहा है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हमारे लिए गुड सजेशंस के रूप में काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।